आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के अधिकांश भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट कुछ भारतीय नेताओं ने भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। परिणाम ये निकला कि सैनिकों के विद्रोह ने शीघ्र ही क्रांति का रूप ले लिया और यह संघर्ष तेजी के साथ पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। राजस्थान के राज्य भी इस संघर्ष के प्रभाव से अछूते नहीं रहे थे। इस समय राजस्थान के लगभग सभी शासक ब्रिटिश सत्ता के अनन्य भक्त थे। कुछ राज्य, जिनमें जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने ब्रिटिश तत्वों का विरोध का प्रतिनिधित्व भी किया था और वह जीवन पर्यंत ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करते रहा था। जब ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के महाराजा को सिंहासन से हटाया, तब भी जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा था। जयपुर में क्रोधित जनता ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। कोटा राज्य में अंग्रेजों ने झाला जालम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के अनुचित दावों का समर्थन किया, जिससे समस्त हाड़ा राजपूतों में असंतोष भड़क उठा और उन्होंने मांगरोल के निकट अंग्रेज सेना से सशस्त्र मुकाबला किया। विप्लव से पूर्व राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। अंग्रेजों ने राज्यों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो सैनिक ब्रिगेडें कायम की थी, उनका उपयोग अब वह सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए करने लगे। इससे सामंत असंतुष्ट हो गए थे। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजपुताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। अजमेर से 10 मील की दूरी पर नसीराबाद, नसीराबाद से 120 मील की दूरी पर नीमच, नसीराबाद से लगभग 60 मील की दूरी पर देवली, अजमेर से लगभग 35 मील की दूरी पर ब्यावर, अजमेर से लगभग 100 मील की दूरी पर एरनपुरा और उदयपुर से लगभग 50 मील पर खेरवाड़ा की छावनी। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मिली। सूचना मिलते ही उसने राजपुताना के सभी शासकों को हिदायत दे दी कि वह अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें और अपने राज्यों में विद्रोहियों को नहीं घुसने दें। इस समय एजीजी के सामने अजमेर की सुरक्षा की समस्या महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी और यदि ये सब विद्रोहियों के हाथ पड़ जाते तो उनकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। अजमेर में भारतीय सैनिकों की केवल 2 कंपनियां थी, किंतु एजीजी इन पर विश्वास नहीं कर रहा था। इस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो अभी-अभी मेरठ से बुलाई गई थी। अतः एजीजी ने सोचा कि यह इन्फेंट्री मेरठ में विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाए और उसने ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुला ली। इसके बाद उसने डीसा से 1 यूरोपियन सेना भेजने का लिए भी खत लिखा। कोटा पलटन को भी तत्काल पहुंचने के आदेश दिए गए। राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद में विप्लव का सूत्रपात होने के कुछ कारण थे, जिनमें पहला कारण ये था कि एजीजी ने अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण नसीराबाद भेज दिया था, जिससे सैनिकों में असंतोष हो गया था। दूसरा कारण, अंग्रेज ने फर्स्ट बंबई लॉरेंस के सैनिकों से नसीराबाद में गश्त लगवाना आरंभ कर दिया और बारूद भरी तोपें तैयार करवाई, जिससे सैनिकों में असंतोष व्यक्त हो गया था। 28 मई 1857 को नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया और अन्य टुकड़ियां भी उनके समर्थन में आ गई। उन्होंने कई अंग्रेजों को मार डाला और उनके घरों को जला दिया। इसके बाद ये विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर आगे बढ़े।
इन सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन पर, जो दिल्ली में घेरा डाले हुए थी, पीछे से आक्रमण किया और दोनों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना पराजित हो गई। 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अनेक अंग्रेजों को मार डाला। वे नीमच से रवाना हुए और आगे बढ़कर चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। इन सभी स्थानों पर जनता ने विद्रोही सैनिकों का स्वागत किया। 8 जून 1857 को कंपनी ने पुनः नीमच के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय मेवाड़ के सैनिकों में भी यह अफवाह फैल गई कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करने पे तुले हुए हैं और सैनिकों को जो आटा दिया जाता है उनमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इस खबर से मेवाड़ के सैनिक अशांत हो उठे और उन्होंने विद्रोह करने का प्रयास शुरू किया। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अधिकारी शावर्स ने सैनिकों को शांत करने के लिए मेवाड़ी सेनानायक सही वाला अर्जुन सिंह को भेजा। अर्जुन सिंह ने उस आटे की रोटी बनवाकर स्वयं ने अशांत सैनिकों के सामने खाई, जिससे सैनिकों का असंतोष दूर हो गया और वहां विद्रोह नहीं हो सका। जोधपुर के शासक तखत सिंह के काल में जोधपुर में विद्रोह हुआ। वहां के जागीरदारों में घोर असंतोष व्याप्त था। इन विरोधियों का नेतृत्व आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह कर रहा था। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन को सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। कुशाल सिंह अंग्रेजों का विरोधी था, अतः उसने इन विद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया। कुशाल सिंह का सामना करने के लिए लेफ्टिनेंट हीथकोट के नेतृत्व में जोधपुर में की राजकीय सेना आई, जिसे कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को आहुआ के निकट परास्त कर दिया। तत्पश्चात जॉर्ज लॉरेंस ने 18 सितंबर 1857 को आहुआ के किले पर आक्रमण किया और विद्रोहियों को वहां से भगा दिया, किंतु विद्रोहियों के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुआ। इसी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मोक मैसन विद्रोहियों के हाथ मारा गया। इस पराजय का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स ने एक सेना के साथ प्रस्थान किया और 20 जनवरी 1857 को उसने आहुआ के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस समय तक विद्रोही सैनिक दिल्ली में पहुंच चुके थे और अंग्रेजों ने आसोप, गुलर तथा अल्लड़ियावास की जागीरों पर अधिकार कर लिया था। जब कुशल सिंह को विजय की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने आहुआ के किले का द्वार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप दिया और वह सलूम्बर चला गया और 18 दिन के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार करने के बाद पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। आहुआ से प्राप्त गोला बारूद का प्रयोग आहुआ के किले को ध्वस्त करने के लिए किया और अंग्रेजों ने आहुआ के निवासियों के ऊपर बहुत भयंकर अत्याचार किया। इस समय मेवाड़ के सामंतों में अंग्रेजों और महाराणा के विरुद्ध भयंकर असंतोष विद्यमान था। इस समय सामंतों में आपसी संघर्ष की आकांक्षा भी बनी हुई थी, अतः कप्तान शावर्स को मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। महाराणा ने कहा कि यदि मेवाड़ में विद्रोह भड़कता है तो सभी सामंत अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना तैयार रखे। उन्होंने नीमच से भागकर आए हुए अंग्रेजों को अपने यहाँ शरण भी दी थी। जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त था। कप्तान शावर्स ने मेवाड़, कोटा और बूंदी की राजकीय सेनाओं के सहयोग से नीमच पर अधिकार कर लिया था। इसी समय सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने उदयपुर के महाराणा को चेतावनी दी कि यदि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकार को स्वीकार नहीं किया तो वह उनके प्रतिद्वंदी को मेवाड़ का शासक बना देगा। सलूम्बर के रावत ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और बनेड़ा के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी। कोठरिया के रावत जोध सिंह ने भी अपने यहाँ विद्रोहियों को शरण दी थी। इसी समय
23 जून 1857 ईस्वी को तात्या टोपे अलीपुर के युद्ध में पराजित हुआ। उसके बाद वह भागकर राजपुताना की ओर आ गया। तात्या टोपर भीलवाड़ा में भी अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ। उसके बाद वे कोठरिया की तरफ गया। वहां के रावत ने उसकी खाद्य सामग्री की सहायता की। सलुम्बर के रावत ने भी उसे रसद की सहायता दी और जनरल म्यूटर ने जब तक गोलाबारी करने की धमकी दी तब तक उसे रसद की सहायता न दी। अंत में अप्रैल 1849 में नरवर के राजपूत जागीरदार मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ धोखा किया, जिसके कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार 1857 के विप्लव के समय यद्यपि मेवाड़ के सामंतों ने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया था, तथापि विद्रोहियों को शरण और सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर बर्टन ने कोटा की सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद वह कोटा लौट आया। यहाँ आने के बाद उसने कोटा के महाराव को 2-4 अधिकारियों पर विद्रोह का आरोप लगाया और महाराव से मांग की कि इन विद्रोहियों को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। इस पर महाराव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अधिकार उसके नियंत्रण में नहीं है। इस पर अंग्रेजों ने कोटा के महाराव पर आरोप लगाया कि वह विद्रोहियों से मिला हुआ है। इस बात की सूचना सैनिकों को मिलने पर उन्होंने विद्रोह कर दिया और बर्टन को मार डाला। विद्रोहियों ने कोटा के महाराव का महल घेर लिया, जिससे उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उसने एजीजी को पत्र के माध्यम से समस्त घटना की जानकारी भेजी, परंतु पत्र विद्रोहियों के हाथों पड़ गया। कोटा के महाराव पर दबाव निरंतर बढ़ता गया। महाराव ने अपने महल की रक्षा हेतु करौली के शासक से सैनिक सहायता प्राप्त की और उनके सहयोग से वे विद्रोहियों को महल से पीछे खदेड़ने में सफल हुआ। इसी समय जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स 8,800 सैनिकों के साथ 22 मार्च 1818 को चंबल नदी के किनारे आ पहुंचा, जिसे देख विद्रोही कोटा से भाग गए। विद्रोही कोटा से भागकर गागरोन गए, जहां मेवाती भी उनसे आकर मिल गए। महाराव ने अपनी सेना भेजी, जिसने मेवातियों का निर्दयता पूर्वक कत्ल कर दिया, परंतु विद्रोही वहां से भंवरगढ़ चले गए। वहां की जनता ने उनको रसद की सहायता दी, परंतु अंग्रेज उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। इस पर वहां की जनता ने किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया। विद्रोह के दौरान भरतपुर की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। संपूर्ण विद्रोह काल में भरतपुर अशांत बना रहा। वहां की मेवाती जनता ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। अलवर के कई नेताओं ने भी विद्रोह कर दिया और वहां की जनता ने भी विद्रोह के दौरान खुलकर अपना असंतोष व्यक्त किया। धौलपुर रियासत पर भी विद्रोहियों का काफी दबाव बना रहा। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सैनिक धौलपुर आ पहुंचे। वहां के अनेक सैनिक और अनेक पदाधिकारी भी उनसे जाकर मिल गए। विद्रोहियों ने धौलपुर के शासक पर दबाव डालकर तोपें प्राप्त की और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया था और अंत में पटियाला के शासक द्वारा सेना भेजने पर धौलपुर में व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इसी प्रकार जयपुर में उस्मान खान और सादुल्ला खान ने विद्रोह कर दिया। टोंक में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और नीमच के विद्रोहियों को टोंक आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने टोंक के नवाब का घेरा डाल उससे बकाया वेतन वसूल किया और इसी प्रकार बीकानेर के शासक ने नाना साहब को सहायता देने का आश्वासन दिया था और तात्या टोपे की सहायता के लिए 10,000 घुड़सवार सैनिक भेजे थे। यद्यपि राजस्थान के अधिकांश शासक संपूर्ण विद्रोह काल के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, तथापि विद्रोहियों के दबाव के कारण उन्हें यत्र तत्र विद्रोहियों को समर्थन भी प्रदान किया था। राजस्थान में यह विद्रोह असफल रहा था। यद्यपि 1857 का विप्लव असफल हो गया था, किंतु इसके परिणाम बड़े ही व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए थे। विप्लव के बाद अंग्रेजों ने अपनी नवीन पद्धति द्वारा
राजस्थान के भावी नरेशों और सरदारों को तर्क शैली, रहन सहन और आचार विचार में सर्वथा अंग्रेज बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजी राज्य में अटल विश्वास, ब्रिटिश सम्राट के प्रति अगाध भक्ति और सारी पाश्चात्य बातों में असीम श्रद्धा राजस्थान के भावी नरेशों में भरी जाने लगी। राजस्थानी नरेश भी उनकी सभ्यता के महत्व को स्वीकार कर उन्हीं का अनुकरण करने लगे। अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा कर उनसे प्रशंसा और आदर प्राप्त करने में ही राजस्थानी नरेश अब गौरव अनुभव करने लगे थे। विप्लव काल में ब्रिटिश सत्ता का खुले रूप से विरोध करने वाला सामंती वर्ग था। अतः विप्लव की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की नीति इस सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन करने की रही। अंग्रेजों ने सामंतों को उनके द्वारा शासकों को दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नकद रुपए देने को विवश किया। अंग्रेजों ने जागीर क्षेत्र के प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर सामंतों के न्यायिक अधिकारों को कम करने का प्रयास किया। सामंतों को सामान्य जनता की भांति ही न्यायालय में शुल्क वसूल किया जाने लगा। क्रांति से पूर्व सामंतों का अपने सेठ, साहूकार और व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव था। वे लोग व्यापारियों से राहगीरी, दाना पानी इत्यादि शुल्क वसूल करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, किंतु अब उनके इस विशेषाधिकार को समाप्त कर इस प्रकार के शुल्क को लागू करने और उनके वसूल करने का अधिकार अब उन्होंने राज्य सरकार को दे दिया था। तो इस प्रकार सामान्य जनता पर सामंतों का नियंत्रण जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। क्रांति काल में अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बड़ी असुविधा हुई थी, क्योंकि अजमेर, डीसा, नसीराबाद और नीमच जैसी ब्रिटिश छावनियों को जोड़ने वाली कोई सड़कें नहीं थी। अतः क्रांति के बाद 1865 में अजमेर, जयपुर होती हुई डीसा तक की और नसीराबाद से चित्तौड़ होकर नीमच जाने वाली सड़कें बनाने का कार्य आरंभ हुआ, जो 1875 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में रेल लाइन बिछाने का कार्य भी आरंभ हुआ। यातायात के ये नए साधन राजस्थानी जनता के लिए बड़े अहितकारी सिद्ध हुए। अब राजस्थान के बाजारों में विदेशी माल जो था वो बहुत मात्रा में आने लगा, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और जनता में बेकारी और गरीबी बढ़ने लगी। इस प्रकार प्रांत का आर्थिक जीवन जो था उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। क्रांति के बाद राजस्थान के परंपरागत सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। विप्लव के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रसार, नए मध्यम वर्ग का उदय, राज्यों की प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति संबंधी नीति और सभी राज्यों में अंग्रेजी नियमों की क्रियान्विति से ब्राह्मणों और राजपूतों का महत्व कम हो गया। अब अंग्रेजों ने वैश्यों की निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके पीछे उनके आर्थिक हित जो थे वो काम कर रहे थे। अंग्रेजों को अपना तैयार माल बेचने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए थोक व्यापारियों और दलालों की आवश्यकता थी, इसलिए वे वैश्य समुदाय को संरक्षण देना चाहते थे। विप्लव के बाद राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण अत्यधिक प्रभावित हो गया, तब इसका सर्वाधिक लाभ वैश्य समाज को प्राप्त हुआ था। राजस्थान में हुए 1857 का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में यह विप्लव किसी संयोग का परिणाम नहीं था और न ही एरिनपुरा, डीसा और देवली के विद्रोहियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ था, बल्कि यह तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था। विप्लवकारी राजस्थान समाज में सामंती ढांचे को बनाए रखने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा का विद्रोह निसंदेह भारत व्यापी विप्लव का एक अंग था, लेकिन अहुआ और कोटा का विद्रोह स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ था। टोंक और कोटा की तो साधारण जनता ने विद्रोहियों के साथ संघर्ष में भाग लिया था, इसीलिए विप्लव काल में मरने वालों में जन साधारण की संख्या अधिक थी। कोटा का शासक तो अपनी जनता की भावना से परिचित था, इसलिए उसने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा न आने के लिए कहा था।
इस सारे विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण निसंदेह अंग्रेजों के विरुद्ध था।